हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आवाज़ आ रही है आपको सही? जी, 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 जी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज। जी। क्वेश्चन नंबर 21। स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा। एक सेकंड। जी, नज़र आ रहा है अब? हाँ। क्वेश्चन नंबर है 21। जी। जैग लिमिटेड ग्रुप। रिक्वायरमेंट ए पढ़ते हैं। जी। प्लीज प्रिपेयर मेमोरेंडम फॉर द क्लाइंट फाइल कंसिस्टिंग ऑफ द वर्क सेट आउट बिलो। बिकमिंग टैक्स एडवाइजर टू द जैग लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज। आप उनके टैक्स एडवाइजर बनने लगे 5 मार्क्स के लिए। जी। सेट आउट द इन्फॉर्मेशन वी रिक्वायर एंड द एक्शंस वी शुड टेक बिफोर वी एग्री टू बिकम टैक्स एडवाइजर टू द जैग लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज। अगर हम किसी भी कंपनी के टैक्स एडवाइजर बनते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। ये जेनेरिक है, ये हर कंपनी पर अप्लाई होगा, सिर्फ नाम चेंज होगा, बाकी 5 बातें वही रहेंगी। क्या क्या होती हैं वो हमने की भी हुई हैं। ठीक है। सेट आउट द इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर एक्शन वी शुड टेक बिफोर सुहेल, वी। थोड़ा सा ऊंचा बोलना, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, हाँ। सेट आउट द इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर एंड द एक्शन वी शुड टेक बिफोर एग्री टू बिकम अ टैक्स एडवाइजर टू द जेक लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंपनी। वो बोल रहे हैं जो ग्रुप ऑफ कंपनी के एडवाइजर होने के आगे क्या क्या हम लोग चेक करिए ना, इंफॉर्मेशन हाँ, क्या दरकार करते होता हैं है। हम? ये हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया हुआ, तो वो जेनेरिक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो जी। क्या पॉइंट पॉइंट हो सकते हैं कि किसी भी कंपनी की टैक्स एडवाइजरशिप लेने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो क्या हो सकती हैं? हम्म, आप एक दो बोले, हम फिर ये कर लेते थे जैसे। अब सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपनी के टैक्स एडवाइजर बनोगे तो सबसे पहले आप उनकी कंपनी में देखेंगे जो ग्रुप ऑफ कंपनी है कंपनी तो का उसका सब्सिडरी प्रूफ कौन लोगे, सा जो है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेमोरेंडम। अच्छा, हाँ। क्या हुआ है? नहीं, बोले बोले, ठीक है, बोले जो इनकॉर्पोरेशन क्योंकि ग्रुप सर्टिफिकेट। ग्रुप है ना, तो ग्रुप का कोई ना कोई इनकॉर्पोरेशन का प्रूफ होगा, एविडेंस आप देखोगे तभी आपको पता लगेगा ना कि यार वाकई वो पेरेंट कंपनी और उसके अंडर इतनी सब्सिडी आती है नहीं आती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सही, हाँ। उनका जो परमानेंट एड्रेस या बिजनेस, जैसे ताकि आपको पता लगे यार एक्चुअल में वो बिजनेस फिजिकली अवेलेबल है, सिर्फ कागजों या मतलब ज़बानी जमा नहीं है। ठीक है? जी। क्योंकि किसी भी कंपनी का टैक्स एडवाइज़र, ऑडिटर, फाइनेंशियल एडवाइज़र बनते हैं, तो आपको उनका केवाईसी करना होता है। नोन टू द कस्टमर, आप पूरा कस्टमर की छान-बीन करते हो, और वो किस तरह पता लगता है? जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उससे पता लगता है। ठीक है। ठीक है? हाँ। ठीक है, वो भेड सर्टिफिकेट भी देखना पड़ता है क्या, जैसे कि लास्ट ईयर हमने कॉर्पोरेशन टैक्स कितना पे किया पेरेंट्स, या वो ऐसा आगे कुछ। आएगा ना, वो आगे आएगा, डेफ़िनेटली आएगा। वो तो वैट के लिए उसे कहते हैं ना अभी, हाँ, बिल्कुल वो आएगा। फिर उसके बाद आप क्या देखोगे? ग्रुप स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया कि कितनी सब्सिडी कंपनी उसके अंडर हैं, और फिर कितने शेयर होल्डर्स हैं, किसके का कितना डायरेक्टर्स क्या हैं, परसेंट शेयर, मतलब। किसके कितना परसेंट शेयर किना हुआ जी, है बिल्कुल, पेरेंट्स। एग्ज़ैक्टली वही ना, वो पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर उसे कहते पता लगेगा आपका। कॉन्सेटियम सिस्टम जो है ना। हाँ, और फिर ये तो बेसिक, क्योंकि उसने 2 चीज़ें पूछी। एक उसने क्या इन्फॉर्मेशन आपको क्या चाहिए होगी, और फिर आपने एक्शंस क्या लेने हैं, ये तो इन्फॉर्मेशन होगी। एक्शंस क्या होगा कि जब भी आप टैक्स एडवाइज़र बनती हो किसी भी कंपनी के लिए, तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और प्रोफेशनल एथिक्स हैं एसीसी के, हाँ। उनको आपको फॉलो करना होता है। वो कौन से? इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज़्म, कॉन्फिडेंशियलिटी आपके आ गया, प्रोफेशनल बिहेवियर आ गया, उसको आपने मद्देनज़र रखना होता है। कंप्लायंस को फॉलो करना होता है। मेक श्योर करना होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी से लोगे वो आगे किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। फिर मेक श्योर करोगे यार कंपनी पूरा ग्रुप या कोई भी सब्सिडियरी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है।
ठीक है। जी। और फिर डेफिनेटली जो प्रीवियस टैक्स एडवाइजर थे उनसे बातचीत करोगे, उनसे पूछोगे कंपनी के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था, वो आपको हेल्प आउट करते हैं टैक्स रिटर्न सबमिट करने में। तो और उनसे आप कंपनी का ओपिनियन लोगे, जी। ताकि एक आपको आइडिया मिल जाएगा अच्छी तरह। ठीक ठीक है। है। और फिर डेफिनेटली, और ये एथिकल ग्राउंड्स पर भी होता है कि जो प्रीवियस ऑडिटर्स या टैक्स एडवाइजर होते हैं आप उनकी परमिशन लेते हो हाँ। और इनको इन्फॉर्म करते हो कि इस साल से हम उनके टैक्स एडवाइजर होंगे। जी सही है। जी, ये समझ आई। हाँ। ये जेनेरिक है, ये याद रखना है आपने। ये एक ये पार्ट आ सकता है, या दूसरा वैट का पार्ट आ सकता है जो हमने शायद कल किया था। हाँ। ठीक गलत है। गलत ये है। जेनेरिक है, ये इनमें से एक पार्ट ज़रूर आपके क्वेश्चन में आता है 5 मार्क्स, और ये 5 मार्क्स का पार्ट इजी तरीन है, ये हर सिनेरियो में फिट इन होगा। जी। ठीक। पार्ट बी देखते हैं 9 मार्क्स के लिए। Relieving the chargeable gain on the sale of the code limited business premises. Explain the matters which should be brought to Hale attention in relation to the availability of the rollover relief in respect of the chargeable gain on the sale of the code limited business premises and the way in which the relief would operate. एक्सप्लेन द मैटर्स वी शुड ठीक है। बी ये ब्रॉट। रिक्वायरमेंट पढ़ो, फिर हम आगे इसका हाँ, जो एक्सप्लेन द मैटर्स, इन्फॉर्मेशन है हम वो लोग को पढ़ते मैटर्स एक्सप्लेन करने हैं। हाँ। बोला, विच शुड बी ब्रॉट टू द हेल्थ अटेंशन, ये तो हेल्थ का अटेंशन लाने के लिए इन रिलेशन टू द अवेलेबिलिटी रोल ओवर रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ चार्जेबल गेन ऑन द सेल ऑफ कोडस लिमिटेड बिजनेस प्रेमिसेस। ये तो सेम लगता है येस्टरडे का तरह कुछ मिल रहा है, वे इन विच हाँ, द रिलीफ वुड बी ऑपरेट। हाँ ठीक है, ये तो कल किए थे। ठीक है। जी। अब ज़रा इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। देखिए, ये रोल ओवर इस तरह के वो क्वेश्चन आपको आएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। आपने एक दफ़ा कर लिया तो आपको अगली दफ़ा वो मुश्किल नहीं आएगी, ज़ाहिर सी बात है। ठीक। ठीक है। अब ज़रा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम्म। रिक्वायरमेंट के। You should resume today date is 1st September 2023. Your manager has received a schedule of information from Hale, the managing director of the JEG Limited, a potential client for your firm. This schedule and extract from an email from your manager detailing the work you are required to do are included below. Schedule from Hale dated 1st September 2023. Background: on 1st August 2021, JEG Limited purchased the whole of the ordinary share capital of two companies, Cod Limited and Less लेस Company. कंपनी। On 1st July 2023, JEG Limited purchased the whole of the ordinary share capital of Mott Limited. All four companies in the JEG Limited group prepare accounts to 31st March each year and are budgeted to be profitable in the year ending 31st March 2024. 24। Further detail of the companies are set out below, followed by a summary of the recent significant transaction. ठीक। JEG Limited, Call Limited, List and Mott Limited. कंट्री ऑफ रेजिडेंस यूके, यूके सेलिना यूके। फिर उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, कहाँ वो रजिस्टर हैं वैट के लिए, ओवरसीज टैक्स बता रहे हैं। ठीक। जेग लिमिटेड, परचेज ऑफ बिजनेस। ऑन 1st Feb 2023, जेग लिमिटेड परचेज द ट्रेड एंड एसेट्स ऑफ आवर बिजनेस। द ओनली सिग्निफिकेंट एसेट ऑफ द बिजनेस was its production line, which consisted of three large items of fixed machinery. Jeg Limited paid 290,000 for the machinery. Cord Limited is experiencing cash flow problems. On 30th June 2023, it sold its business premises to an unconnected party for 485,000. Resulting chargeable gain कितने का हुआ? 247,000 का. जी। This building was entirely used in Cord Limited trade throughout the period it was owned. Cord Limited now trades from rented premises. On 1st August 2023, it used 120,000 of the sale proceeds to purchase 8 delivery vans for use in its ट्रेड। trade. ठीक है। जी। अब उसने आपसे कोड का जो रोल ओवर रिलीफ है उसके बारे में पूछा उसने। हाँ हाँ। आपने बताना है कि वो रोल ओवर रिलीफ फर्स्ट उसको अवेलेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है। जी। उसके बारे में जो कंडीशंस होती हैं वो अप्लाई होंगी। और फिर जो ग्रुप का कैपिटल गेन स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप बताओगे। जी। आगे क्या कह रहे हैं। और फिर एक और चीज़ थी इधर। हाँ, जैक को कौन होल्ड करते हैं सब्सिडी? टू कंपनीज, कॉर्डर लेस करती हैं। ठीक जी। है। 100% क्या? और जो क्या कह रहे हो आप?
वो 100% क्या ये करता है ना, क्या 80% 70% ऐसा है ना कुछ, कोई परसेंटेज नहीं दिया, कितना परसेंट परचेज द होता है? होल ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर अच्छा, कैपिटल होल ऑफ ऑफ टू द कंपनीज कंपनी, कॉल्ड। होल। दोनों करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि 50-50 होगा। ठीक है। अभी देख लेते हैं आगे अगर परसेंटेज दी हुई है तो। अभी तक हम ये अज्यूम करेंगे 50-50 है। ऑन 1 जुलाई 2023 लेस कंपनी परचेज अ बिल्डिंग सिचुएटेड इन सेलिना फॉर 1,70,000। दिस बिल्डिंग was immediately brought into use in List Company trade. List Company manufacture industrial components which it supplies to customers in Salina and in other countries. It is intended that Jack Limited will purchase components from List Company and import them for use in its own manufacturing trade. In view of the low rate of business tax in Selena, I am considering pricing strategies which would maximize the profit of the group which were taxed there. ठीक है। आगे Moat Limited carries on its trade in Puran which it has production, ठीक है, and distribution facilities, जी। and it has not made any capital additions or disposal of the significance since 2021. Value added tax के finally I'm looking into the possibility of a group VAT registration. My personal background. I was born in the UK and have always lived in the UK. Income from employment in the tax year 2023 and 2024. On 6th April 2023, I began working full time for Jack Limited for the tax year 2023 and 24. My employment package उसके पास ग्रॉस सैलरी इतनी है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इतनी है और शेयर्स इतने हैं। ठीक है। अब ज़रा जो कॉड लिमिटेड का चार्जेबल गेन है वो हम देखते हैं। ब्रॉट इन टू हेल इंटेंशन अवेलेबल रोल ओवर रिलीफ जो कॉर्ड की बिजनेस प्रेमिसेस के लिए, जी। और फिर उसको जो ग्रुप है वो किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। सो आपका क्वेश्चन है 21 जेग जी। लिमिटेड। ठीक है। सबसे पहले तो आपने देखनी है कि यार रोल ओवर जो रिलीफ है अवेलेबिलिटी उसकी। ठीक है। जी। अब जो रोल ओवर रिलीफ किस किस पर अवेलेबल होते हैं उसकी ज़रा कंडीशंस तो मुझे बताओ। रोल ओवर होता है आपका, लैंड एंड बिल्डिंग का ऊपर ही होता है ना खाली। ठीक है। एक हो गया। जी। रोल ओवर रिलीफ अवेलेबल आपका होना चाहिए क्वालिफाइंग एसेट्स पर, ऐसे ही है। ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट। हाँ। और वो कौन सी है, लैंड और बिल्डिंग आपके, लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ। या मशीनरी भी उसे कहते कह सकते हैं नहीं, उसको। मशीनरी तो आपका इसमें हो जाएगा, आपका वो जैसे डेप्रिसिएशन एसेट है ना, वो उसका रोल ओवर। वो भी रोल ओवर वो भी नहीं, 1 मिनट आपको क्वालिफाइंग पूरा एसेट बता कराया देते जाता हैं। है। ठीक है। और फिर आपका जो नहीं, वो होल ओवर होगा आपका मशीनरी से ऊपर भैया, रोल ओवर ओनली फॉर लैंड एंड बिल्डिंग में होगा। और जो फिक्स आपके प्लांट एंड मशीनरी परचेज होते हैं उन पर भी होता है रोल ओवर, ये उन पे याद होता रखना है। है। हाँ उन पर भी होता है, ये याद रखना है, जो फिक्स प्लांट एंड मशीनरी है। अच्छा, फिक्स प्लान एंड मशीनरी जैसे कुछ ला के हाँ इंस्टॉल कर चुका है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक है। और फिर उसके बाद अब वो क्या कह रहा है कि 30 जून 2023 को उसने बिजनेस प्रेमिसेस अनकनेक्टेड पार्टी को बेच दी 485,000 की। जी। सो और उसने जो बिजनेस था वो मतलब वो आया कब से उसे कहते 1 जुलाई 2022 से उसे कहते किया जा रहा है। तो अगर आपके पहले 4 सालों के अंदर आप जी। एनी एसेट सोल्ड इन फर्स्ट 4 ईयर ऑफ बिजनेस, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे ही सीन है, उसने फर्स्ट 4 ईयर में सेल आउट किया। जी। जी आवाज़ आ रही है आपको हाँ, हाँ, सेल। हाँ, 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 ठीक है। ठीक है। यस। अब जो कॉड लिमिटेड है वो क्या कह रहा है, उसने इंटायरली सोल्ड के ड्यूरिंग द पीरियड उसको इस्तेमाल किया और अब वो बिजनेस को ट्रेड करना चाह रहा है रेंटेड का।
और 1 अगस्त को उसने 1,20,000 का सेल प्रोसीड्स करके 8 डिलीवरी वैन्स उसकी जगह खरीद ली। और रोल ओवर रिलीफ आपको मिलता ही तब है कि जब आप उसकी जगह जो प्रोसीड्स पैसे मिलते हैं उसकी जगह एक और एसेट आप परचेज कर लेते हो। हाँ ऐसा ही है ठीक है। जो इसने रिप्लेस की है। जी और जो कॉर्ड लिमिटेड है वो क्या है, यूके रेजिडेंस भी है और यूके ट्रेडिंग कंपनी भी है। हाँ तो इसकी बेसिस पर भी इसको रोल ओवर रिलीफ मिल सकता है। ठीक है। यूके ट्रेडिंग कंपनी भी है एंड रेजिडेंस भी है। तो क्योंकि कंडीशंस है ना कि जी जो भी रोल ओवर रिलीफ करेगा उसके लिए डेफिनेटली यूके में बिजनेस होना लाजमी है। ठीक है। हाँ ठीक है। जी अब अगर हम ग्रुप की बात करें कि ग्रुप में कैसे उसे कहते जी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ग्रुप के लिए क्या कहते हैं कि कोई भी जो कंपनी है, अ कंपनी ओन्ड बाय इट्स पेरेंट्स, पेरेंट कर लेते हैं, फॉर जी मोर देन 75%। ठीक है। ठीक है। तो तब भी उसे कहते हैं वो आपस में जो रोल ओवर रिलीफ है वो कर सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ ऐसे ही उसे कहते हैं सीन होता है इसका। हाँ ठीक है। आवाज़ आ रही है आपको सोहेल? जी 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 जी, हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ तब भी वो उसे कहते करेंगे ना, जैसे हमने पढ़ा था कि आपस में जो ट्रेडिंग है हाँ, या रोल ओवर इंटर रिलीफ। ट्रेडिंग जो ट्रांसफर प्राइसिंग। जी। ठीक है। तो जी ट्रांसफर प्राइसिंग भी और रोल ओवर रिलीफ या लॉस वगैरह उन्होंने या गेन वगैरह आपस में शेयर करना होगा। तो उसके लिए 75% की सब्सिडी होना लाजमी है। अच्छा। ठीक है। जी तो अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जैग ने कॉर्ड को एक्वायर किया हुआ है, होली ओन किया हुआ है दोनों हाँ, को। होली फूल। होली तो इसका मतलब है 100% एक्वायर किया हुआ इसने। तो बिल्कुल ये हाँ। 75% का जो थ्रेश होल्ड है उसको पास ऑन कर जाता है। पास ऑन किया, सही बोले। ठीक है। पास जी ऑन कर जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो कैपिटल गेन कॉर्ड का है इस एसिड के डिस्पोजल पर और वो रोल ओवर करना चाह रहा है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ कर सकता है। जी ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा है, उसने जैग ने एक और कंपनी खरीदी है, मॉल लिमिटेड भी है, तो वो भी उसके उस ग्रुप के अंदर आती है। तो जी वो सब्सिडियां आपस में भी एक दूसरे के साथ शेयर ऑन कर सकती है। जो कॉर्ड फिर अब लिमिटेड है वो अपना ये जो गेन है वो किन किन के साथ शेयर कर सकती है, वो जैक के साथ शेयर कर सकती है जो उसका कोड के पेरेंट है। साथ। जो जी जो सिस्टर उसकी सब्सिडीज हैं, मतलब सिस्टर कंपनीज हैं उसकी, लेज कंपनी होगी मॉट लिमिटेड, इनके साथ शेयर कर सकती है। हाँ ठीक है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है आपको, एक्सप्लेन द मैटर विच शुड बी ब्रॉट टू हेल अटेंशन इन रिलेशन टू द अवेलेबिलिटी रोल, आपने बता दिया चार्जेबल जो उसकी कॉल लिमिटेड का बिजनेस हाँ पर्पस है। और फिर ये बताना द वे इन विच द रिलीफ वुड ऑपरेट, मतलब रिलीफ किस तरह सेटल हो सकता है। एक तो हमने बता दिया ना, पहले आइडेंटिफाई किया कि यार वो सब्सिडी उसकी बनती है ताकि वो रिलीफ को शेयर कर सके अपने जी पार्टनर सब्सिडीज और अपनी पेरेंट के साथ। वो क्राइटेरिया फुल हो रहा है। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं कि उसने वैन परचेज की है और हाँ वो वैन यहाँ पर ये इधर लिखा रहा है उसने तकरीबन जो 1,20,000 का सेल प्रोसीड्स मिल उसके अगेंस्ट उसने 8 वैगनें खरीदी हैं। जी तो अब रिलीफ किस तरह अवेलेबल होगा, क्योंकि आपका रिलीफ तब भी अवेलेबल होता है जब आप उसके अगेंस्ट एक क्वालिफाइंग एसिड पकड़ो। हाँ बिल्कुल। ठीक है। जी तो जो न्यू एसिड उसने परचेज किया है, ये क्वालिफाइंग एसिड का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करता है वैन? नहीं। नहीं करता। सो न्यू एसिड परचेज डज नॉट क्वालिफाई फॉर बिजनेस एसेट। बिल्कुल क्वालिफाई एज अ बिजनेस एसेट। बिजनेस एसिड। ठीक हो गया। जी क्योंकि वो फिक्स मशीनरी वगैरह नहीं है। तो डेफिनेटली जो रोल ओवर रिलीफ है जी वो भी क्लेम नहीं हो सकेगा,
क्योंकि रोल ओवर रिलीफ तो तभी क्लेम होगा ना कि आपने जो पैसे आपको मिले हैं पुराने एसिड के, उसके अगेंस्ट आपने एक ऐसा एसिड लिया है जो क्वालिफाई करता है क्वालिफाइंग एसिड का क्राइटेरिया, तब आपको रोल ओवर रिलीफ अवेलेबल हो सकता है। जी। और फिर जो उस पर आपका गेन है वो आप अपनी जो ग्रुप कंपनीज हैं उनके साथ शेयर आउट कर सकते हो। हाँ। ये पॉइंट समझ आया? जी ठीक है। अगर आप देखें हम अपने रोल ओवर रिलीफ का ऑपरेशन या उसकी वर्किंग अगर हम देखें, जी। अब उसने क्या किया, जेग लिमिटेड ने भी परचेज किया ट्रेड एंड एसिड ऑफ अ बिजनेस। द ओनली सिग्निफिकेंट एसिड ऑफ द बिजनेस वाज इट्स प्रोडक्शन लाइन व्हिच कंसिस्ट ऑफ थ्री लार्ज आइटम फिक्स मशीनरी। तो फिक्स मशीनरी भी एज अ क्वालिफाइंग एसिड आती है, जैसे हाँ। मैंने आपको बताया था। जी। अब वो कितने 290,000 का, which qualifies as qualifying एसिड। ठीक है, क्योंकि वो फिक्स्ड मशीनरी है। जी। अब जो उसने कोड ने बेचा कितने का, 485। अगर जी। हम गेन अपना उसके अगेंस्ट सेटल आउट करें, उसने कितने का खरीदा, 290 का। 290 का। सो 485,000 माइनस टू 90। 90,000। सो कितना आपके पास प्रोसीड्स बचती हैं जो अमाउंट 195। उसने इन्वेस्ट नहीं किया। 195। सो दिस इज द अमाउंट नॉट इन्वेस्टेड इन क्वालिफाइंग, बिजनेस। ए बिल्कुल बिजनेस एसेट। सो सीटी विल बी चार्जेबल, डेफिनेटली वो चार्जेबल होगा, हाँ। उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, जी। ये चीज़ समझ आई आपको? हाँ ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद अब 195 तुम्हारे पास बच गया, उसके बाद आपके पास जो चार्जेबल गेन जो कोर्ट का पास आया था वो कितना था, 240,000 का, 240। 7,000 का। सो जो आपके पास रिमाइंडर चार्जेबल गेन बचता है, ये कितना था, 195। जी, ये कितनी अमाउंट आती है आपके पास, 247। 195। 52। 52। अब ये वो अमाउंट है जो आप क्या कर सकते हो, डेफर्ड कर सकते हो जी। अनटिल, until selling the new asset, और नहीं वो मतलब 10 आपके years, ऊपर, 10 years नहीं minimum नहीं, lower of हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, वो जो आप अभी कह रहे हो 10 साल वाली बात, अनटिल द अर्लीस्ट ऑफ द बिलो इवेंट्स। हाँ जी, वो 3 है ना। बिल्कुल। ठीक है, अब वो क्या है कि सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, जी। मशीनरी नॉट यूज्ड इन बिजनेस, ऐसे ही है। जी। और 10 years आफ्टर द डेट ऑफ परचेज। परचेज। जी, ठीक है।
ये समझ आया आपको? हाँ, ये वाला किए थे लास्ट टाइम। क्यों? ठीक है, जी। ये आपका पार्ट था। हाँ। आगे देखते हैं पार्ट सी। अब आपने क्या बताना है, टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड ओवरसीज। जो आपके प्रॉफिट्स ओवरसीज जनरेट हुए उस पर आपकी टैक्स क्या लाइबिलिटी बनती है नहीं बनती, कंपनी वाइज बताएंगे। ठीक। Liz Company, explaining the implications in relation to the UK corporation tax payable of Liz Company charging JEG Limited inflated price for its company in order to maximize the profits of the group which are taxed in Selena. JEG Limited is a small enterprise for the purposes of the transfer pricing regime. ठीक हो क्या? Mort जी। Limited explain. The rate of the corporation tax which will be suffered by Mort Limited in the UK on the profit generated by its permanent establishment in Puran, and the matter to consider when deciding whether or not to make an election to exempt the profits of the permanent establishment in Puran from the UK tax। आपने दोनों के बताने, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ओवरसीज जिसे कहते बिजनेस कर रही हैं। हाँ, तो ओवरसीज। ओवरसीज बिजनेस करते हुए कर रही हैं, उसके मुताबिक आपने बताना होगा कि किस तरह उनकी वर्किंग होगी। एक आपने क्या बतानी है कि चार्जिंग करें इन्फ्लेटेड प्राइस फॉर इट्स कंपोनेंट टू जेक लिमिटेड। तो अगर आपको याद होगा कि अगर कोई भी सिस्टर कंपनियां सब्सिडी टू पेरेंट और पेरेंट टू सब्सिडी आपस में ट्रेड करते हैं तो वो किस पर करते हैं, एक ट्रांसफर प्राइसिंग पे करेंगे, हाँ। ऐसे ही है। जी, बिल्कुल। ट्रांसफर प्राइसिंग पर करेंगे। और जैसे लिज यूके रेजिडेंट नहीं है, वो सेलिना के अंदर रेजिडेंट है। हाँ। ठीक है, नहीं यहाँ रेजिडेंस भी सेलिना के अंदर है और बिजनेस भी सेलिना में करा है, ये जेन में जी। रखना है। तो ये नॉन टेम्परेरी जो कंपनी या बिजनेस होती है उसके लिए क्वालिफाई करेगी। तो ठीक। डेफिनेटली डबल जो टैक्स एग्रीमेंट होता है वो अप्लाई हो जाएगा, डबल टैक्स रिलीफ उसका। हाँ। जी, ये चीज़ समझ आई? हाँ, ये ये याद चीज़। आया आपको डबल टैक्स रिलीफ का? हाँ, बिल्कुल। डबल टैक्स रिलीफ की तो मोट का ऊपर होगा, एमओटी की जो है ना, मोट। ना बिल्कुल, इसका तो ये ना कि ये तो पुरान पुरान का। एज ए नॉन क्वालिफाइंग टेरिटरी है। तो हाँ। जहाँ पर आपका डबल टैक्स ट्रीटमेंट बनेगा नहीं यूके के साथ। ठीक है। जी। हाँ, वो क्योंकि अप्लाई उसे कहते हैं इस पर नहीं होगा। जी। ठीक है। ये समझ आई बात आपकी? हाँ, और हाँ, ठीक है। इन्फ्लेटेड जैसे ये प्राइस कर रहा है कि जेड के साथ इन्फ्लेटेड प्राइस उसे कहते हैं वो कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर इन्फ्लेटिंग प्राइस जेड को कर रहा है तो जेड को उसका नुकसान होगा। हुँ। अगर आपकी सब्सिडी आपको ज़्यादा चार्ज करिए तो आपको डेफिनेटली अल्टीमेटली उसका नुकसान होगा आपकी हाँ। प्राइस से, मतलब प्रॉफिट्स वगैरह में नुकसान होगा और फिर अल्टीमेटली आपको हो सकता है जो टैक्स है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेलिंग परचेज़ प्राइस बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा इन पर टैक्स देने पड़ेंगे प्राइसेस पर। जी। ये पॉइंट समझ आई या दोबारा बताऊँ? नहीं, नहीं, ठीक है। फिर जी। अब ये 9 मार्क्स, इसका मतलब 4 मार्क्स आपने लिस्ट के लिए देने हैं, 4.5। अब इसमें से इसका मतलब कि उसने पूछे और फिर पॉइंट्स देखने हैं कि कितने पॉइंट्स उसने पूछे हैं। उसने पूछे ही 2 पॉइंट्स हैं, मतलब कहने को है। एक आपका ज 2-3 पॉइंट। एक जो आपने बताया कि यार वो यूके का रेज़िडेंट कंपनी ने ये बिज़नेस नहीं करी है तो कोई नहीं होगा, आपस में जो डीलिंग करी है वो ट्रांसफर प्राइसिंग पर आ जाएगी आपकी। जी। तो अगर हम लिस्ट की बात करें तो पहले आप बात करोगे ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में, जो नॉर्मल होगी कि कोई भी सब्सिडरी या पेरेंट आपस में ट्रेड करती है, कोई भी आपस में कंपनी जो ग्रुप के अंदर होती है वो ट्रांसफर प्राइसिंग पर अपना बिजनेस करती हैं। ठीक है, जी। ये और फिर वजह वो क्यों बताओगे, क्योंकि जैग लिमिटेड लिस्ट की पेरेंट और कंपनी है फुली ओन करती है। तो जो भी इस तरह का रिलेशन होता है वो आपस में ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर बिजनेस करते हैं। प्लस फिर लिस्ट कंपनी इज नॉट अ यूके कंपनी, हाँ। सो यूके कंपनी नहीं है, नॉट अ यूके कंपनी एंड नॉट अ रेजिडेंट। सो जी। जो डबल टैक्स रिलीफ होगा, नॉट अवेलेबल। ठीक है। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या कह रहा है
कि लिस्ट कंपनी चार्जिंग जेक लिमिटेड इन्फ्लेशन प्राइसेस फॉर इट्स कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप व्हिच आर टैक्स इन सेलिना, ठीक है। ठीक। और जेक लिमिटेड इज स्मॉल एंटरप्राइज फॉर द पर्पसेस ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग। अब लिज जो है वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही है जेक से, ठीक जैक है। से बिल्कुल। और अल्टीमेटली ग्रुप के प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, तो अगर ग्रुप के प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो फिर ग्रुप को टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। हाँ। इफ ग्रुप प्रॉफिट्स इंक्रीज, मोर सीटी विल बी पे। ये नॉर्मल सी बात है, जी। क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि मैक्सिमम द प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप, तो अगर ग्रुप ज़्यादा पे करेगा तो अल्टीमेटली बेशक वो यूके के अंदर या सेलिना के अंदर मतलब हो, तो टैक्स तो फिर उनको उसके मुताबिक पे करना पड़ेगा। जी। जी ये पॉइंट समझ आया। हाँ। आगे देखते हैं मॉड का। अब द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स विच विल बी सफर्ड बाय मॉड इन द यूके ऑन द प्रॉफिट जनरेटेड बाय इट्स परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन पुरान, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जो रेट है उसका कॉर्पोरेशन टैक्स है जी। वो मॉड के सफर करेगा यूके के अंदर प्रॉफिट जो जनरेट करते हैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से। अब यहाँ पर अगर आप देखो रेट ऑफ ओवरसीज इसका कितना है, 13% 30%। है। जी। और नॉर्मली आपका जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो यूके में कितना है, वो 19 नाइनटीन है, तो परसेंट है। हमको 6% तो देना या या जी डाउन। एग्जैक्टली आप बताओगे। अब एक तो पॉइंट आपका ये सबसे पहले हो जाएगा ना कि यार इसको बेनिफिट होगा कितने परसेंट से, इसको मोड को बेनिफिट होगा सिटी के लिए 6%। 6%। सिटी विल बी पेड लेस, तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा इसको मोड को पुरान के अंदर बिजनेस करने से, क्यों जी। उसको सिर्फ 13% का टैक्स देना पड़ेगा रादर देन के 19%। वो उन का टैक्स देगा, ठीक है। जी। दूसरा वो क्या कह रहा है, द मैटर्स टू कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू मेक एन इलेक्शन टू एग्जेम्प्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन पुरान फ्रॉम यूके टैक्स। अब वो क्या कह रहे हैं, आपने कौन से मैटर्स को कंसिडर करना है जब आपने एग्जेम्प्ट कराने होंगे प्रॉफिट्स अपने, ठीक है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के लिए। अब इसमें तो वो क्या उसमें होते हैं उसको वो, वहाँ का यूके का सिटीजनशिप छोड़ देने का से हो एक हो सकता है। ठीक है, और दूसरा दूसरा हो सकता है आपका। दूसरा तो आप बोले, देखिए हमको तो याद नहीं आ रहा। और दूसरा ये होगा कि अगर वो पुरान के अंदर अपनी प्रॉफिट्स देगा तो डेफिनेटली उसको यूके का कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ऐसे हाँ। ही है। हाँ। तो ये जो और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा जो कैपिटल अलाउंसेस हैं यूके के, वो क्लेम वो नहीं कर सकेगा। और फिर कोई जो यूके लॉ से रिलेटेड जो रिलीफ होंगे लॉसेस पर होंगे, वैसे जो रिलीफ होंगे रोल ओवर हो गया और जो बाकी जो बिजनेसेस को मिलते हैं वो इसको अवेलेबल नहीं होंगे। हम्म। जी ये पॉइंट समझ आई। हाँ। आगे देखते हैं पार्ट डी 8 मार्क्स के लिए। आई हैव ऑलरेडी established that this company cannot be included within a group VAT registration with JAC, ठीक हो क्या। with this in mind explain which of the other companies within the group could be excluded within a group VAT registration. Any potential disadvantages relevant to the JAG Limited group of companies of registering for VAT as a group or the VAT application for JAG Limited or purchasing component from this। अब इन तीनों पॉइंट के 8 हैं तो तकरीबन ऑलमोस्ट आपने दो दो पॉइंट सारों के बताने। अब जरा पहले ये बताओ कि कौन सी कंपनीज ग्रुप में शामिल होंगी। डेफिनेटली अगर वो लेजर नहीं हो रही जो यूके में जैग है। तो आएगा। जी जी, ठीक है जो ना। जो यूके के अंदर है वो सारी की आएंगी हाँ। आपकी, और जो यूके के ठीक है। बाहर है वो सब तो हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वो ओवरसीज हाँ है। हाँ, और वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसके लिए मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है वो क्या होना चाहिए, 50% से ज़्यादा आपकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए खासतौर पर, क्योंकि ग्रुप की बात करें तो जेक की 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए और उनका जो हेड क्वार्टर है वो यूके के अंदर होना चाहिए। हाँ। अगर वो होगा मतलब प्रेजेंस होनी चाहिए, तो अगर उनके जेन्युइन यूके के अंदर बिजनेस की ऑफिस का प्रेजेंस होगा तो अल्टीमेटली वो ग्रुप वैट के लिए रजिस्टर होंगी, तो अकॉर्डिंगली कॉट भी आ जाएगा मॉट भी आ जाएगा बिल्कुल। उस ग्रुप के अंदर।
अनटिल वो ये जो क्राइटेरिया दो मैं बताएं वो सेटिस्फाई करते हैं। ठीक। ठीक है। और फिर वो क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस बताओ रेलेवेंट टू द जेक लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑफ रजिस्टरिंग वैट के लिए। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं अगर वो एज अ ग्रुप रजिस्टर्ड हो? ऐसे ग्रुप रजिस्ट्रेशन से आपका वो रिस्क है, आपका भूल जो होने से पेनल्टी खाने का। डिसएडवांटेज बताना है आपने। डिसएडवांटेज आपका वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ज़्यादा लेबर लेना पड़ेगा ग्रुप ऑफ कंपनी करने से। ठीक है। ठीक है ना। और ग्रुप होने से आपका रिस्क बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो काफ़ी ये हो जाएगा ना, काम टाइमिंग बिजी हो जाएगा, टाइम देना पड़ेगा, अलग से डिपार्टमेंट साथ खोलना पड़े चेक करने के नहीं लिए, इसके कंट्रोल नहीं नहीं करने के नहीं मैं लिए। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज एक हो सकती है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि अगर कभी भी आपने वैट रिटर्न लेट सबमिट किया या उसके अंदर कोई हैंकी वैंकी की, जी। तो क्या होगा, पूरे का ग्रुप जो होगा वो लायबल हो जाएगा। ओके। ठीक है। ठीक है। ये बात समझ आई हाँ। आपको? ये आए। सबसे इम्पोर्टेंट है। जी जी। और फिर वैट इम्प्लीकेशन फॉर जेक लिमिटेड ऑफ परचेजिंग कंपोनेंट फॉर लिस्ट। और फिर जो आप लिस्ट से इसमें परचेज कर रहे हो सामान उस पर वैट की क्या इम्प्लीकेशंस होंगी वो उसमें तो भी बताओ। भेज देना पड़ेगा ना, और क्योंकि ये भी भेज रजिस्टर है, वो भी भेज रजिस्टर जी है। एग्जैक्टली तो आपका प्राइस बहुत ज़्यादा हो वैट जाएगा, कॉस्ट। वैट रिटर्न सबमिट उनको कराना पड़ेगा डेट के ऊपर। ठीक है। और डेट। फिर डेफिनेटली उसके ऊपर जो इनपुट वैट है वो भी रिक्लेम हो सकेगा। कॉस्ट भी बढ़ जाएगा टोटल जी प्राइस वैल्यू पे। ये बात समझ आई। बिल्कुल सही। आगे पार्ट ई देखते हैं 9 मार्क्स के लिए। Hell cannot understand why, despite receiving a substantial amount of UK source income, her annual personal expenditure of 57,600 exceeds her available post-tax income. Prepare the calculation for the tax year 23-24 in order to explain why Hale is in financial position. इस फाइनेंशियल पोजीशन में क्यों और उसकी समराइज करनी फंडिंग। अब जरा हेल को पढ़ते हैं। जी। अच्छा, अब वो ये है, सैलरी उसके पास 87,500 की एम्प्लॉयमेंट है, उसके पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उसके। फिर जैक लिमिटेड का न्यू फॉर्म है, एम्बिशियस है उसका। और क्या तरीके, हाँ ये शेयर्स इन जैक लिमिटेड आर नॉट रेडिली कन्वर्टेबल एसिड हैं, और यू शुड अज्यूम कि हेल का जो डिविडेंड इनकम है वो 18,300 इन द टैक्स ईयर। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ उसका जो शेयर पोर्टफोलियो है। ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कितनी उसकी सैलरी है, 87,800 की। डिविडेंड इनकम है उसकी 18,000 की। जी। सो आपके पास उसकी टोटल जो कैश इनकम है वो आ जाएगी, क्योंकि उसने हमसे पोस्ट टैक्स इनकम पूछी है। हाँ। तो ये कितना बनता है? 187,800 प्लस 18300, 106,100। ठीक है। अब इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। हाँ। नॉर्मल इसकी इनकम टैक्स है। अब वो इनकम क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा है, सो 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या इस पर वर्किंग आप चार्ज करोगे? इसका ऊपर तो आपका ये, आपका जाके 100, 1 लाख से माइनस करते हैं 610 का 50% आएगा ना। रुकिए हम बोल रहे हैं आपको, -1 लाख डिवाइडेड टू -12,570, 9520 होगा ना एनुअल एग्जाम्पशन। अब वो मैं आपको बताता हूँ, अब वो मैं बताता हूँ वो क्या उसकी वर्किंग होगी। अब ये देखना इधर, यहाँ पर इसकी वर्किंग करता हूँ। जी। अब इसकी सैलरी अगर हम देखें
क्योंकि आपने क्या इसकी निकाली इनकम टैक्स लाइबिलिटी इसकी निकलेगी यहाँ पर, जी 106 ऐसे ही है। 100। सबर एक सेकेंड, अभी इसकी पूरी वो वर्किंग ये तो टोटल कैश इनकम निकाली है ना ओ सिर्फ आपने ओ अभी। अच्छा अच्छा। टैक्स अब बेनिफिट्स उसने आपको बताए हैं, वो बेनिफिट्स कितने, 23,200 के। जी फिर उसके बाद शेयर्स हैं। बिल्कुल। अब उसने क्या कह रहा है कि 14,000 उसने पे कर दिए हैं, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 23,200 की। 23,200। 23,200 माइनस 14,000। 9200। जी कितना आता है, नाइन टू डबल दोबारा जीरो करो। नाइन तेईस टू हजार दो सौ माइनस 14,400। 14,400। 23,200 माइनस 14,400। 8800। 8800। जी, इनको आप ऐड करो, आपके पास एम्प्लॉयमेंट इनकम आनी चाहिए आपकी। 119800। दोबारा ऐड करो, 87,800, 23,200 और 88,800 की। 87,800 प्लस 23,200 प्लस 8800। 119800। 119800, ठीक हो गया। जी उसके बाद डिविडेंड इनकम डिविडेंड भी है कितनी उसने बताया थी, 18,300। 18,300। टोटल इनकम आ जाएगी आपकी 138,100। 138,000। 138,100। ओके, अब तो वो एनुअल लेस, एग्जीक्यूशन नहीं मिलेगा इसे, क्योंकि 125 पार पार हो गया है। ठीक हो गया, जीरो आ जाएगा। जी ये इसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। जी इसमें ऐसे ही है। डिविडेंड 2000 तो जीरो रेट होगा, ठीक है ना। हाँ, अब उस पर आप क्या करोगे, इनकम टैक्स लाइबिलिटी लगाओगे वही, जी पहले 37,000, इस पर पहले 37,000 पर 20%, बाकी पर 40% लगेगा। डिविडेंड 18,300, पहले 2,000 पर 20% लगेगा और 0% लगेगा, बाकी पर 20 आपका बाकी हायर हाई रेट, रेट लगा। एडिशनल हायर रेट ठीक ना। हो गया। जी, ओरिजिनल हाई रेट लगेगा, और फिर आप क्या करोगे, उसमें अपनी इनकम जो एनआईसी है वो भी ऐड करोगे। अच्छा इम्प्लीमेंट बेनिफिट। ठीक है, वो जारी बात है ना, ये जी आपने एनआईसी भी ऐड करनी है अपनी। तो जो भी आपके फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स लाइबिलिटी आती है, आपके पास इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, उसमें से आप अपने यहाँ जो क्लास 1 की इम्प्लीमेंट एनआईसी बेनिफिट। है, जी, ऐड करोगे। जी आपके पास टोटल टैक्स की वैल्यू आ जाएगी कि सही है। आपने कितना टैक्स पे किया। देखिए। और अब ये कैश इनकम की बात कर रहा है, तो कैश इनकम और कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं, पोस्ट टैक्स आफ्टर कैश इनकम। तो वो आप क्या करोगे, आफ्टर कैश इनकम। जी तो ये आपके पास कैश है, आपके पास पहले से है, उसमें से जो ये आपके पास अमाउंट आएगी उसको माइनस करोगे, आपके पास आ जाएगा। ठीक जी, है। ये पॉइंट समझ आया। हाँ सिंपल कैलकुलेशन है। सिर्फ हाँ ये समझने कि वो क्या कह रहा है कि वो आपने वो इनकम बतानी है जो सारे टैक्स पे करने के बाद आपको पैसे मिलेंगे। जी जी, ये पॉइंट समझ आया आपको हाँ शायद। ठीक है। ठीक अब है। ये देखो जो आज हमने क्वेश्चन किया है, जी इसमें से कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं था जो हमने पहले पीछे नहीं किया हुआ हाँ था। बात सही बोल रहे वैट हैं। का भी किया हुआ था, रोल ओवर रिलीफ भी किया हुआ था, टैक्स एडवाइजर की बात भी की हुई थी हमने। हाँ बिल्कुल सही बोल अब रहे ये थे। पोस्ट टैक्स इनकम वगैरह, इसी तरह का हमने एक और भी क्वेश्चन किया था पोस्ट टैक्स लाइबिलिटी का। हाँ अब यहाँ पे सिर्फ कैश की बात आ गई थी। ठीक है। अहमद जी, भाई ये आप बात। 1 वीक हमारे पास टाइम है, आप हमको थोड़ा गाइडलाइन दीजिए कैसे कैसे 1 वीक स्टडी करने से। पहले तो आपको ये करना चाहिए ना, जी आपको जो सारा प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारा फिर रिवाइज देना शुरू जो कर दो। क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ना, जी उन सब, हाँ, उनको सारों को गो थ्रू करो। और जी उनमें पहले आपने आइडेंटिफाई किया हो कि कौन से कॉमन टॉपिक्स आ रहे हैं। जी जैसे मैंने आपको बताया जो रिलीफ्स हैं, जी जो कंपनीज के रिलीफ हैं, इंडिविजुअल्स के रिलीफ हैं, वो तो आपको फिंगर टिप्स पर आने चाहिए।
ठीक है। वो शेयर्स इन्वेस्टमेंट के रिलीफ हो गया, रोल ओवर हो गया, और एंटरप्रेन्योर रिलीफ हो गया, क्वालिफाइंग एसिड हो गया, प्रॉपर्टी बिजनेस रिलीफ हो गया, लेटिंग रिलीफ, वो सारे जो रिलीफ्स हैं वो आपको आने चाहिए। उसके बाद रेमिटेंस बेसिस, अराइजिंग बेसिस, वो आपको पता होना चाहिए। जी फिर उसके बाद आपको ये मेन टॉपिक्स है जो फिंगर टिप्स पर आपको आने चाहिए। बेसिस पीरियड का पता होना चाहिए, आपको लॉसेस के बारे में पता होना चाहिए, अलाउंसेस के बारे में पता होना चाहिए। और फिर जो इस तरह के जेनेरिक आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, टैक्स एडवाइजर के बारे में आप बताओ, वैट की जैसे ये पार्ट था, पार्ट डी, जी ये जेनेरिक था। बिल्कुल। ये इस तरह के पार्ट आएंगे ज़रूर, ये पार्ट मिस नहीं करने। इसमें से आपने मार्क्स पकड़ने। अब जैसे मैं बताया, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो टाइम है, जैसे मैंने बताया था। जी टाइम को नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसकी अगर टाइम की बात करें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हो जो 50 मार्क्स का है, जी तो इसका मतलब है वो 1.5 आवर्स में होना चाहिए। डेफिनेटली कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन 1.5 घंटे के बाद आपने क्वेश्चन छोड़ देना है। छोड़ देंगे इसे। और उसका अगर देखा जाएगा तो एटलीस्ट ज़रूर, आई थिंक, रफली 8 to 10 मार्क्स का पार्ट रह जाएगा ओके। मैक्स। कोई इशू नहीं, वो बाद में टाइम मिलेगा। तो फिर इसी ऐसा काम तरह, करता है अहमद भाई, जो 50 मार्क्स है ना, इसमें से हम ज़्यादा थ्योरेटिकल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल सिनारियोस होता है ना, वो थोड़ा आपका जो माइंड में प्रीवियस रहा, तो थ्योरेटिकल में लेकिन हाँ, इजी मार्क्स, क्योंकि मैथ तो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है ना, हम कैलकुलेशन सही भी। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है। हम तो और फिर इसी तरह, पहले थ्योरेटिकल सारा लिखते जाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल जो हाँ, सिनारियो से बुक से मिलता है, ऐसे होने से ऐसे होगा, बिल्कुल। ऐसे होने से ऐसे और फिर होगा। जो क्वेश्चन 25 मार्क्स का है जी वो 45 मिनट्स में होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब 44 मिनट्स होंगे आपने छोड़ देना है। पूरे 45 में 1 मिनट पहले ही आपने छोड़ देना उसको, जी और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर देना है 25 मार्क्स के लिए। जी अगर आप ये टाइम को फॉलो करोगे ना हर पार्ट के लिए, जी जब वो आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए देंगे ना, तब भी आपने, फॉर एग्जांपल आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो या क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3, तब भी आपने उसके पार्ट्स के आगे मार्क्स लिख लेने हैं। और हर, आपको पता है ना, आपके 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट है। हाँ ये पता है ना आपको? जी अगर 5 मार्क्स का है तो उसको 5 मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब है उससे ज़्यादा उसको नहीं देना है। इसको मल्टीप्लाई आप कर दो, आपके पास टाइम आ जाएगा। 8 मार्क्स के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 मार्क्स है उसके लिए मल्टीप्लाई कर दो। जी टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम पर के मुताबिक चलोगे तो ज़रूर एंड पर आपके पास मिनिमम 10 टू 15 मिनट्स बचेंगे, जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये अपना रिमेनिंग पार्ट ईज़िली कर रहे होगे। अच्छा। अहमद भाई, पहले यदि हम पहले 25 प्रैक्टिस कर ले पहले देने के लिए, तो क्या गलत हो जाएगा क्या? नहीं, कोई गलत नहीं होगा। हम ये सोचे आप पर पहले डिपेंड दोनों करता छोटा है आप छोटा जो है कौन-सा। 25 हाँ। अच्छा से यदि जो मेरी आपको हो गया अल्लाह बेस्ट का रहमत से जो समझे। हाँ, जो आपको बेस्ट लगेगा वो कर, आप ये भी कर सकते हो। पहले क्वेश्चन 3 कर लो, फिर क्वेश्चन 1 कर लो, फिर क्वेश्चन 2। लेकिन ये ज़हन में रखना, उनका रेफ़रेंस और उनका नाम ज़रूर देना है, एक्सेल शीट पर भी, वर्ड के ऊपर भी। अच्छा रेफ़रेंस नहीं भूलना, अच्छा। तो हम नाम के साथ, के दिन हम नाम के मतलब साथ उसको कंप्यूटर में बताओ। ही प्रैक्टिस करें नेक्स्ट एग्जाम, अंटिल एग्जाम हाँ, हो। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कंप्यूटर पर वर्ड पर प्रैक्टिस करो, और एक्सेल एक्सेल तो वैसे ही प्रैक्टिस होती है। वर्ड पर टाइपिंग की, लिखने की ख़ास तौर पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जी। और आप अहमद ठीक भाई, है? आप और कुछ क्वेश्चन जो आप मिसिंग कर दिए, हम वो कि एक दिन ट्राई करें प्रैक्टिस करने के लिए, जो कराए उसी में से ही रिवाइज देते रहे खाली। हाँ, नहीं वो भी करो, और कुछ मैं ये आपको बता देता हूँ, उनको ज़रूर प्रैक्टिस करना। जी बोलिए, हम क्वेश्चन सारा लिख ले रहे ठीक है? कुछ, क्योंकि आपका हाँ, एक्सपीरियंस है, मेरा तो पहला बार एग्जाम दे रहे, हाँ। तो हम इसी से काफ़ी डर से हैं, समझे ना। और ये जो 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 मैंने कोशिश किया वो तो ज़रूर आपने गो थ्रू करना, वो तो टॉपिक्स आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। इंशाल्लाह ये होगा। ज़हन में रखना है अपने जी बात। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके क्योंकि कॉन्सेप्ट है, अगर आप कॉन्सेप्ट लिखाओगे, बाद में थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन भी गलती हो जाएगी, जैसे मैं बताया, वो आपको मार्क्स देगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट ही गलत लिखाओगे तो फिर तो काम ही खराब हो जाएगा। जी जी। अब इसमें से ये 9 वाला क्वेश्चन करना, मार्च जून 2022, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। और फिर क्वेश्चन नंबर 15 कर लेना। जी 15।
क्वेश्चन नंबर 18 कर लेना। जी। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेना। 20। ठीक ये हो गए बड़े। है। जी। अब आ जाओ छोटों में। जी। क्वेश्चन नंबर 26। 26। क्वेश्चन नंबर 29। 29। 33। 33। 35। 35। 40। 40। 43। 43। 45। 45। 51। 51। 56। 56। 62। 62। और 62 के बाद कौन सा बोले? 68 और 70। 62 के बाद? 68। 68 और 70। 70 आप कराए थे हमको। 70 कराए हुए हैं? चलो फिर जी। उसकी जगह 68 ही ठीक है। और फिर ये कर लेना 69 कर लेना। 69। 9। ये ठीक। कितने क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 10 से 12 हो गए। या ये देखिए, ज्यादा हो गए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अच्छा। जी। ये जरूर ये और वो जो कराए में वो जरूर। जी। अब इनमें अगर ज़हन में रखना, अब इन जब क्वेश्चंस को कर रहे होगे ना तो हर टॉपिक को लिखते जाना, और फिर देखना कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर वो टॉपिक कॉमन आ रहा है ना, जी। तो फिर तो उसको जरूर और अच्छी तरह करना। ठीक। जी। ठीक है, जी। ये ज़हन में रखना। और जी। फिर जैसे बताया, कोई अगर पार्ट नहीं आ रहा, उस पर टाइम लग रहा है, उसको छोड़ के अगले पार्ट पे जाना है। जी। अगर उसी पार्ट को लेके करते रहोगे तो फिर ज़ाहिर बात है आगे जो ज़रूर पार्ट आते होंगे वो नहीं फिर होंगे, क्योंकि जी। उसी पार्ट की तरफ ध्यान रहेगा। जो आता होगा वो भी भूलेगा टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम तो फौरन जल्दी खत्म होगा। जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है अहमद, बताना बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया। ठीक है। थैंक यू। ठीक है। ओके। ओके।